नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज मैं संगणक भर्ती परीक्षा के लिए सांख्यिकी विषय में सूचकांक भाग सेकंड लेके आया हूं। साथियों, चैनल पे नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ताकि आगे आने वाले वीडियो और भी इसमें मैं आपको सांख्यिकी पूरी हो जाएगी एक दो चैप्टर में। उसके बाद में हम इस पे चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन के MCQ भी लेके आने वाले हैं और करंट अफेयर्स जीके के प्रश्न भी और डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए इसके बेनिफिट्स जो मैंने सोचे हैं कि आपको फ़ायदा मिले मेरे एक्सपीरियंस का, तो हम आपके साथ साझा कर सकूं। चलिए, सूचकांक भाग 2, सूचकांकों की अपस्फीति, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग का मतलब अपस्फीति, अपस्फीति का मतलब क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि सूचकांक जो है, वस्तु जो भी हैं उनके मूल्यों में परिवर्तन होते हैं। तो यदि हम वस्तु के जो मूल्य हैं उनमें, या यूँ कह दें मूल्य या निर्वाह व्यय, उपभोक्ता जो है वो अपने यूज करते हैं, निर्वाह करते हैं, उन निर्वाह व्यय में परिवर्तन या मूल्यों में परिवर्तन के कारण आय व मजदूरी जो है, उस आय व मजदूरी के सूचकांक जो हैं उनमें भी हमें क्या करना पड़ा है? संशोधन करना पड़ता है। मतलब ये, आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि आपको मजदूरी, अगर आप मजदूर हैं तो, या आपको इनकम 100 रुपये मिल रही है एक निश्चित वर्ष में। अब आपका जो एक जीवन निर्वाह है, खर्चा है, वो 2 साल बाद में, जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा तो वो खर्चा बढ़ेगा। तो वो कह रहा है कि जो खर्चा बढ़ा आपका, जो आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया 2 साल बाद में, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए, आपका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है बढ़ा हुआ, उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए हमें हमारी आय और मजदूरी जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि वो लेवल, जो उनका जीवन स्तर है, वो बराबर रह पाएगा। आज जीवन स्तर रखने के लिए अगर 100 रुपये लग रहे हैं उन खर्चों के, 2 साल बाद में अगर महंगाई बढ़े, तो मैं कह रहा हूँ कि 20% अगर बढ़ गया, क्या बढ़ गया? जो जीवन स्तर है उसको मेंटेन करने का खर्चा, तो मुझे मेरी इनकम या मजदूरी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 20%। तो वो मैं जो मजदूरी और आय में जो रिवाइज कर रहा हूँ, वो ही क्या है? डिफ्लेटिंग है या सूचकांकों की अपस्फीति है। तो देखिए, सूचकांकों की अपस्फीति में हम मौद्रिक मजदूरी जो हमें वास्तव में प्राप्त होती है नगद में या बैंक खाते में कि भाई पैसा मिल रहा है हमें, वही मौद्रिक आय, मौद्रिक मजदूरी। मैं रियल वेजेस निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? रियल वेजेज। रियल वेजेज मतलब वही उदाहरण, मैं मान रहा था कि मुझे 1990 में और 1995 90 में मेरा खर्चा जो एक उपभोक्ता है उसका खर्चा चल रहा था, एक वर्ग उपभोक्ता का, उसका 100 रुपये में, 100 रुपये में चल रहा था उसका खर्चा। अब वो खर्चा जो है टोटल उसके लगेंगे 120। तो जीवन निर्वाह सूचकांक में कितने परसेंट वृद्धि? 20% की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आय मिल रही थी 100 रुपये, 100 रुपये मुझे आय मिल रही थी, या चलो इसको यूँ मान लेते हैं कि 125 मान लो, चलो इसको ईजी हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए समझने में। 25%, 100 रुपये वाली जो जीवन निर्वाह व्यय था, खर्चा था, वो 125 हो गया। मतलब 25% हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि आ गई। मूल्य सूचकांक जो उसका है वो 25% बढ़ा। तो अब मुझे जो मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी कितनी मिल रही थी? 100 रुपये मिल रही थी। तो वो 100 रुपये रियल में, अब वो 100 रुपये क्या है? 100 रुपये नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अब 125 रुपये चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 125 रुपये चाहिए उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर 100 रुपये मिलते रहेंगे तो मेरी क्या होगी? रियल वेजेज वो 100 रुपये नहीं है, मेरा जीवन स्तर गिरेगा। तो फिर मैं उसको मेंटेन करने के लिए क्या करूँ? मेंटेन करने के लिए मजदूरी बढ़ाओ मौद्रिक, या फिर मैं जो मेरी मौद्रिक मजदूरी 100 रुपये ही, अब मैं उस 100 रुपये मजदूरी का क्या निकाल रहा हूँ? रियल वेजेस निकाल रहा हूँ। तो रियल वेजेस का क्या? जो मुझे मौद्रिक मजदूरी 100 रुपये मिल रही थी, जो मूल्य सूचकांक है, ये मूल्य सूचकांक था 25, ये मेरा बढ़ा, तो जो मेरी रियल वेजेज आएगी। तो प्रैक्टिकली बात है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या चीज़ है? मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी तो मुद्रा की क्रय शक्ति और कीमत सूचकांक जो है इसका, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब यदि इसमें 25% की वृद्धि आएगी, यदि इसमें 25% की वृद्धि आएगी, तो वो फिर क्या होगा? वो अब 100/125 रह गया। समझ रहे मेरी बात को?
ये जब 100 से बढ़कर 125 हुआ तो वो 100 नहीं रहा, वो 100/125 हो गया। क्लियर? 100/125 का मतलब रेसिप्रोकल कैसे, वहां 100 था तो ये 125 हुआ, तो रेसिप्रोकल मतलब 100/125, और इसका रेसिप्रोकल ये उसका क्या हुआ, 100 गुणा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इनमें फर्क आता है। तो देखिए, समझिए इस चीज को। रियल वेजेज, मौद्रिक मजदूरी जो थी बटा मूल्य सूचकांक गुणा 100 मैंने कर दिया। रियल वेजेज इंडेक्स, ये तो थी रियल वेजेज, अब मुझे चाहिए रियल वेजेज का इंडेक्स, वास्तविक मजदूरी का सूचकांक चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। मौद्रिक आय, अब वेजेज है तो मौद्रिक आय नहीं लिख के मैं मौद्रिक मजदूरी लिख दूंगा, और यहाँ रियल इनकम इंडेक्स होता तो मैं क्या करता, मौद्रिक आय सूचकांक बटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मेरा आ जाएगा और गुणा में क्या कर दूंगा, मैं 100 कर दूंगा। ये चीज क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यों कहा है इसने, मुद्रा की क्रय शक्ति प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल होती है, ये समझने वाली बात है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन यही बनते हैं बस। सेकंड पार्ट में तो ये पॉइंट में अपस्फीति में आपको रियल वेजेज दे के वो कैलकुलेट करा लेगा, या रियल वेजेज या मॉनेटरी वेजेज या उसका सूचकांक कैलकुलेट करा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपसे मुद्रा की क्रय शक्ति और जो हमारी प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल होती है, मतलब प्राइस इंडेक्स अगर मेरा 100 से 125 बढ़ के 25% इंक्रीज कर गया, 125 हो गया, मतलब 100 से 125, तो वो 100 से वो उसी अनुपात में उसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब ये 125 हो गया तो वो फिर 100/125 होगा, मतलब 80% रहेगा। 100/125 गुणा 100, ये क्या करें, 25, 5, 4, 20, ये 80%। ये चीज समझ में आई आपके? रियल वेजेज फिर कितनी रहेगी, 80%। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरी मौद्रिक मजदूरी 100 है, मौद्रिक मजदूरी 100 है, यदि कीमत सूचकांक 25% बढ़ता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो इनका संबंध है मुद्रा की क्रय शक्ति का, वो कीमत सूचकांक के साथ क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब उसका ठीक विपरीत, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वो 25% से बढ़ा तो वो 20% से कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 25% अगर सूचकांक बढ़ता है कीमत सूचकांक, तो फिर मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी, मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति अगर 25% बढ़ी, मतलब कीमत सूचकांक बढ़ा, तो फिर उसमें हम क्या कह सकते हैं, क्रय शक्ति घटेगी, क्रय शक्ति घटेगी। विपरीत संबंध भी होता है, यदि कीमत सूचकांक 25% बढ़ा तो मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी घटी, 20%। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते। अब हम बात करते हैं हमारे फिशर के आदर्श सूचकांक की। साथियों, सबसे जानदार, शानदार, बढ़िया टॉपिक इसका, जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस है। एक ऊपर का पोर्शन ये वाला था जो मैंने पहले कराया, अब फिशर का आदर्श सूचकांक। पहली बात, फिशर का आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं इसको आदर्श सूचकांक? हमने अभी तक डिस्कस किए हैं कीमत सूचकांक, फिर मात्रा सूचकांक है जो उत्पादन से संबंधित होते हैं, वो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है इंडस्ट्रीज में, उसके लिए काम में आते हैं। फिशर का सूचकांक परिवर्तनशील भारों पर आधारित। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किए, वहां आप बट्टा में देखोगे, भार देखोगे, वेटेज देखोगे, बेस देखोगे, वो फिक्स था। फिक्स क्या था? गत वर्ष या आधार वर्ष की मात्रा को ही मैं भार दे रहा था। मतलब ऊपर अगर P1 आ रहा था तो नीचे क्या आ रहा था, P0 ही आ रहा था। लेकिन यहां क्या होगा, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों को वेटेज दिया जाएगा। मतलब आधार वर्ष के भार भी, उनको भी वेटेज दिया जाएगा, और चालू वर्ष के भार। तो फिर क्या हुआ, ये परिवर्तनशील भार। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये समझने का है, रटना नहीं है इसको, फॉर्मूला बना के बताऊंगा मैं दोबारा आपको। फिशर का सूचकांक आदर्श है, गुणोत्तर माध्य का इसमें उपयोग होता है। ये जो इसकी विशेषताएं हैं, इसी से फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान से देखना इसको। आदर्श सूचकांक है, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता है, परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, और समय उत्क्रम्यता, तत्व उत्क्रम्यता 2 को पूरा करता है, जबकि चक्रीय उत्क्रम्यता को पूरा नहीं करता। ये इसकी खासियत है, किसकी? फिशर के आदर्श सूचकांक की। इसके अलावा एक चीज और जो इसमें नहीं बताई है, मैं बता देता हूं। फिशर का आदर्श सूचकांक लेस पेयर और पासे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुणोत्तर माध्य वही
सहसंबंध गुणांक दो प्रतिपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य की बात करें, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वही क्या कह रहा हूं मैं, लेस पेयर, ये लेस पेयर आपका, ये आ गया आपका लेस पेयर, ये आ गया पाशे, पूरा बताऊंगा इसको बना के। पाशे ये कहते हैं कि हम चालू वर्ष की मात्रा को भार देंगे, चालू वर्ष की मात्रा को भार देंगे। वेटेज, वेट किसको देंगे, हम चालू वर्ष की मात्रा को देंगे, तभी Q1 आ रहा है, मात्रा चालू वर्ष की आ रही है, देखो भार में Q1। यहां हम कह रहे हैं आधार वर्ष जो हमारा है, आधार वर्ष की मात्रा को हम क्या देते हैं, वेटेज देते हैं आधार वर्ष को, किस में, लेस पेयर में। तो लेस पेयर कहते हैं हम आधार वर्ष की मात्रा को भार देंगे, पाशे कहते हैं हम चालू वर्ष की मात्रा को वेटेज देंगे, जबकि फिशर कहते हैं कि लड़ो मत भाई, तुम आधार के, तुम जब मैं दोनों को एक जगह बिठा लेता हूँ। तो इन्होंने लेस पेयर और पाशे को एक जगह बिठा लिया और गुणोत्तर माध्य निकाल दिया, ऊपर इनके छतरी तान दी अंडरूट वाली। समझ में आई बात, नहीं आई? तो कहने का मतलब फिशर का आदर्श सूचकांक का फॉर्मूला कैसे बने, लास्ट पेयर जो था, लेस पेयर अपना लेके बैठा था फॉर्मूला अलग कि मैं तो आधार वर्ष के भारों को वेटेज दूं, पाशे कह रहा था मैं तो मेरे परिवर्तनशील भारों को, चालू वर्ष के भारों को मतलब क्या दूं, चालू वर्ष की मात्रा को भार दूं या भारों के रूप में प्रयोग करूं। फिशर आया, कहा यार क्यों लड़ रहे हो, बोले ये बात है, बोले कोई बात नहीं, बीच का रास्ता निकालेंगे। मैं शाना आदमी हूँ थोड़ा, तो भाई लास्ट पेयर तू भी आजा, पाशे तू भी आजा, दोनों को पास बैठाया, बारिश हो रही थी पहले, तो छतरी तानी ये अंडरूट वाली, और इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल दिया। इज दैट क्लियर? ये है मामला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, मैंने बताया सिग्मा P1 Q0 का मतलब चालू वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा, P0 Q0 बात जब हम कर रहे हैं लेस पेयर की, तो ये कह रहे हैं कि आधार वर्ष की मात्रा गुणा आधार वर्ष का मूल्य, तो आधार वर्ष की वैल्यू तो आ गई बट्टा में, और यहाँ चालू वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष का मूल्य, लेकिन मात्रा आधार वर्ष की। और पाशे ने क्या कहा, चालू वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष की, चालू वर्ष की मात्रा, और चालू वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष की मात्रा। ये चीज़ क्लियर है? मतलब मात्रा दोनों में, पाशे में तो चालू वर्ष की और इसमें आधार वर्ष की। ये इसका फॉर्मूला है। बना कैसे, देखिए, इसको डिलीट कर दो आप दोबारा। ये फॉर्मूला थोड़ा समझने के लिए आपको बता देते हैं कि भाई रटो ना आप। मैंने क्या कहा, लेस पेयर और पाशे थे। लेस पेयर कह रहे थे कि मैं तो आधार वर्ष को ही भार दूंगा, मतलब भाई ऊपर तो मैं हमेशा चालू वर्ष का मूल्य लिखूंगा, तो P1 तो लिखूंगा, ये सिग्मा करना ही है। ये कह रहा था कि मैं तो आधार वर्ष को भार देता हूँ। ले भाई, आधार वर्ष को तो जब बट्टा में करेगा तो चालू वर्ष का मूल्य थोड़ी आएगा, आधार वर्ष का आएगा, मात्रा आधार वर्ष। ये लास्ट पेयर आया, ये अलग बैठा है। फिर पाशे भी अलग बैठा है, ये पाशे है। पाशे क्या बोलता है, मैं चालू वर्ष की मात्रा को आधार दूंगा, आधार मतलब वेट दूंगा चालू वर्ष को। ले भाई, क्लियर? ये लेस पेयर, ये पाशे अलग अलग बैठे थे। फिशर आए, झगड़ा क्यों है, दूर दूर क्यों बैठे हो, आओ पास बिठाते हैं। हाथ मिला दिए इन दोनों के। बरसात हो रही थी तो भीग रहे थे, तो पहले ये छतरी तान दी ऊपर, मतलब अंडरूट लगा दिया, हाथ मिला दिया, पास बिठा लिया, ये फॉर्मूला हो गया। ये देखो गुणोत्तर माध्य, ये लेस पेयर पाशे। मैंने क्या कहा, गुणोत्तर माध्य, लेस पेयर पाशे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य, मतलब आधार वर्ष और ये चालू वर्ष। अब ये लेस पेयर ने तो दिया आधार वर्ष की मात्रा को भार, इसने चालू, तो परिवर्तनशील भार हो गए, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग हो गया, क्योंकि गुणा करके अंडरूट निकाल दिया दोनों का। आदर्श सूचकांक है, समय और तत्व उत्क्रम्यता को पूरा करता है। इज दैट क्लियर? बहुत है। तो फिशर के सूचकांक से लेस पेयर और पाशे का सूचकांक अपने आप क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं समय और तत्व उत्क्रम्यता की, ये क्या है? तो देखिए साथियों, फिशर के सूचकांक की सबसे खास बात एक यही है कि समय उत्क्रम्यता का मतलब ये है, यदि मैं एक वर्ष के आधार पर दूसरे वर्ष का सूचकांक ज्ञात करूं, तो दूसरे वर्ष का सूचकांक उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि मैं 90 के आधार पर 95 का सूचकांक ज्ञात करूं और वो 90 का आधार पर 95 वाला जो सूचकांक है वो डबल होता है। कितना होता है? 90 के आधार पर 95 का सूचकांक 100 का 200 होता है, मतलब 2 गुना। P01 जो मेरा है वो कितना होता है, मतलब 90 को P0 माना मैंने,
90 के आधार पे मैं 95 का निकालूँ तो वो 200 मतलब 2 गुना। तो ये कह रहा है समय उत्क्रम्यता कि तुम 95 के आधार पे 90 का निकालोगे तो वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब 1/2 होना चाहिए। ये वो 2 गुना तो वो 1/2, वो 3 गुना तो वो 1.5 गुना, मतलब उल्टा होना, सॉरी 3 गुना तो 1/3, कहने का मतलब उल्टा होना चाहिए वो उसका। क्लियर? दोनों का गुणा जो है, समय उत्क्रम्यता यही कहता है कि दोनों वर्षों के सूचकांकों का गुणा जो है वो P0 और P01 और P10 बराबर 1, दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होगा। ये फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ है, बोले कि समय उत्क्रम्यता में P01 गुणा P10 का मान होता है, हमेशा 1 होगा। ये समय उत्क्रम्यता, इसको फिशर पूरा करता है। तत्व उत्क्रम्यता क्या कहता है? तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण ये कहता है कि सूचकांक जो मैंने निकाले हैं, किस पे निकाले हैं मैंने सूचकांक? या तो मैंने निकाले हैं मात्रा पे, या मैंने निकाले हैं मूल्य पे। चक्रीय को एक बार हटा देते हैं भाई, ये लो तत्व उत्क्रम्यता। मात्रा और मूल्य सूचकांक मतलब कीमत सूचकांक, इसको हम बोलेंगे कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक। तो हम ये कह रहे हैं मात्रा और मूल्य के जो सूचकांक है वो दोनों हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब P01 गुणा, अब मैं तत्व उत्क्रम्यता में ये कहता हूं मेरा मात्रा सूचकांक और मूल्य सूचकांक, सॉरी कीमत सूचकांक, इनका गुणनफल मूल्य सूचकांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक होना चाहिए। प्राइस और क्वांटिटी का वैल्यू इंडेक्स होना चाहिए गुणनफल। बात सही भी है। P01 गुणा Q01 जो मेरा है वो क्या आना चाहिए? सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q0 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और चक्रीय उत्क्रम्यता है तीसरा हमारा जो है चक्रीय उत्क्रम्यता। ये कहता है कि एक चक्र बनता है, यदि मैं चक्रीय उत्क्रम्यता परीक्षण ये कहता है यदि मैं 1990 के आधार पर 2000 का निकालूं और 2000 के आधार पर 2010 का निकालूं, मतलब 90 के आधार पर 2000 का निकाला, ये इसका 2 गुना है। 90 के आधार पर 2000 का क्या है? 2 गुना। और ये 2000 के आधार पर जो 2010 का निकाला है ये 3 गुना है। तो यदि मैं 90 के आधार पर 2010 का निकालूं, 90 के आधार पे 2000 का 2 गुना, 2000 के आधार पे 2010 का 3 गुना, तो मैं 90 के आधार पे 2010 का निकालूं तो 3 गुना 2 6 गुना होना चाहिए। ये इसको पूरा नहीं करता, चक्रीय उत्क्रम्यता को पूरा नहीं करता। फॉर्मूले में रख के आप देखेंगे चीज़ क्लियर है। तो इतना सफिशियंट है। कोई आपसे बड़ा क्वेश्चन वहाँ नहीं करवाएगा कैसे पूरा नहीं करता, बस अर्थ पूछ सकता है कि समय उत्क्रम्यता को पूरा करता है, कैसे करता है, मतलब उसमें से कोई एक कंटेंट पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है। क्लियर? तत्व उत्क्रम्यता, समय और चक्रीय, ये है फिशर का सूचकांक, बहुत है। उसके अलावा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लेशपेर हो गया, पेशे हो गया। फिर हम अगर बात करें बाकी तो वाल्स भी है, केली भी है, तो बहुत ज़्यादा है, कोई इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला। फिर भी आप इसके 1-2 फॉर्मूले दे रखे हैं, वो आप देख लेना, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल है नहीं। तो साथियों ये हमारा आज का टॉपिक था, सूचकांक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको करा दिए। यदि आप अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी है वो सूचकांक के बाद मैं जाने वाला हूँ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जीवन समंक। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे जीवन समंक, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जन्म दर, मृत्यु दर, किस प्रकार से जो हमारी प्रोडक्टिव रेट्स वगैरह है, ग्रोथ्स वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे। वो हमारी 2 लेक्चर की क्लास होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों।